जम्मू कश्मीर के रुझानों में एनसी कांग्रेस की सरकार, फारूक ने कहा उमर अब्दुल्ला होंगे अगले मुख्यमंत्री। महबूबा की बेटी ने पीडीपी की हार स्वीकारी। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार, भाजपा 45, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर एक्स पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट, डोडा से आप उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत हासिल की। केजरीवाल ने दी बधाई, कहा बहुत अच्छा चुनाव लड़े। कोलकाता रेप मर्डर केस, 6 जूनियर डॉक्टरों का अनशन चौथे दिन जारी। कल देश भर में डॉक्टर करेंगे भूख हड़ताल। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत फेज 1 के तहत बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आरे के बीच चलेगी मेट्रो। पीएम ने किया उद्घाटन। और मेघालय में बाढ़, लैंडस्लाइड का कहर, मरने वालों की संख्या 17 हुई। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कांकेर से अहम खबर है, जहां ट्रेलर पलटने के कारण जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस ने ट्रेलर हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की है। पुलिस ने ट्रेलर हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की है। बहाल यात्रियों को, आपको बता दें, यात्रियों को करना पड़ा कई परेशानियों का सामना। किसी अन्य मार्ग से आवागमन करने को मजबूर हुए हैं लोग। सिर्फ छोटी गाड़ियों की ही निकासी हो पा रही है। ट्रकों की अब भी लगी है लंबी कतारें। नेशनल हाईवे 30 केशकाल घाटी के पहले मोड़ में यह पलटा है ट्रेलर। तो सिर्फ छोटी गाड़ियों का ही आवागमन अभी तक सुचारू हो पाया है। ट्रकों की अभी भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नेशनल हाईवे 30 केशकाल घाटी के पहले मोड़ में पलटा है ट्रेलर। तो कांकेर से अहम खबर, ट्रेलर पलटने के कारण जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने ट्रेलर हटवाकर यातायात को सुचारू किया है। यात्रियों को करना पड़ा कई परेशानियों का सामना। किसी अन्य मार्ग से आवागमन करने को मजबूर लोग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के सहित अन्य जिलों के निवेशकों को बेहतर लाभांश का लालच देकर कथित कंपनी हेजेक्स फंड, जिसने बाद में नाम बदलकर लुकोस इंटरनेशनल और उसके बाद फ्रिक मार्केट कर दिया था, जिसके द्वारा 5 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का आरोप निवेशकों ने लगाया है। मामले में सरगुजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं ठगी का शिकार हुए निवेशक सरगुजा सपा के पास पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए कंपनी द्वारा देश भर में, आपको बता दें, सरगुजा एसपी के पास पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए कंपनी द्वारा देश भर में कई हजार करोड़ की ठगी का आरोप लगाया, जिनके विरुद्ध कई राज्यों में आपराधिक घटनाएं पंजीकृत की गई हैं। झांसे में इन लोग का लेने का तरीका ये था कि शुरू में इन्होंने जूम मीटिंग के थ्रू लोगों से जुड़े और विश्वास दिलाया कि इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग तो हम लोग को भी ये पता है कि भाई ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग से मुनाफा भी आता है। उस तरह से इन्होंने धीरे धीरे कन्विंस करना शुरू किया। अपने नीचे वालों को अपने नीचे जोड़े, वो अपने नीचे जोड़े। एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग ही बोला जाएगा इसको। और फिर वो धीरे धीरे हम तक पहुंची वो चीज़। तो लोगों का जो प्रॉफिट आ रहा था वो हमने देखा। काफ़ी 2 से 3 महीने तक हमने उस पर ऑब्जर्व किया उसको कि भाई हाँ पैसा आ रहा है। शिकायत ये है कि कहते हैं कौशल्या फाउंडेशन के तहत में डीके जैन और कुलदीप तंवर, इन्होंने कहते हैं ऑनलाइन एक कहते हैं प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप इसमें 10 जो भी राशि डालेंगे 10% के हिसाब से आपको महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और बीच बीच में कहते हैं मौका देते थे कि आप ज़्यादा पैसा डालिए, $6,000 डालिए, $8,000 डालिए तो आपको दुबई मिलेगा, रशिया मिलेगा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अंबिकापुर और जो अंबिकापुर संभाग है, सरगुजा संभाग है, उनसे कुछ आवेदक आकर अपना शिकायत पत्र उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक कंपनी है हेजेक्स और लुकोस इंटरनेशनल, इन 2 कंपनियों के द्वारा उनके साथ ठगी की गई है। उनका बताना है कि ये ठगी इन्वेस्टमेंट के नाम पे की गई है कि उनको पहले प्रॉमिस किया गया था कि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसमें आपको कुछ परसेंटेज का, मतलब जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा।
और इस बीच हरियाणा से जुड़ी हरियाणा चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर है, हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। हरियाणा में 5 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 49 सीटों पर आगे बनी हुई है और बहुमत के आंकड़े के पार कर आगे रुझानों में बनी हुई है। हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है, तो हरियाणा में 5 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे हैं। तो हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुझानों में बनती दिख रही है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहीं 36 सीटों पर कांग्रेस चल रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। हरियाणा में 5 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे हैं। तो कांग्रेस 36 पर आगे चल रही है हरियाणा में, जबकि बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़े को रुझानों में पार कर चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। तो इस वक्त की अहम खबर, हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है और रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। तो 5 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है और रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, वहीं कांग्रेस 36 सीटों पर आगे बनी हुई है। तो हरियाणा से अहम खबर आपको दिखा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुझानों में बनती दिख रही है। 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। अखिलेश जी, हरियाणा विधानसभा के चुनावी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी के पहलवान ऐसा लगता है कि एक दूसरे को पलटवार करते हुए पटखनी देते नजर आते हैं। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव की सुबह में 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय पहलवान लगातार बीजेपी के कैंडिडेटों को पटखनी देते हुए आंकड़ों का संख्या 70 को, लेकिन जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेटों ने पलटवार किया और बीजेपी की मतगणना में आगे बढ़ते हुए अब तक जो रुझान आ रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा दोनों का दिख के आ रहा है कि वो बीजेपी के 45 कैंडिडेट लगभग आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के 35 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं अन्य पर 6 कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा में एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और वही कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तरह फिर पिछड़ती नजर आ रही, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली थी और जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई और कामयाब रहे। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है किसी सहयोगी या गठबंधन की जरूरत नहीं होगी, अपने दम पर ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना सकती है। 45 सीटों पर जो बढ़त दिखाई दे रही है तो उसके मुताबिक 46 सीटें ही हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जरूरत है। तो उस लिहाज से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगने के साथ ही साथ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जो अब तक आंकड़े दिख रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से एक तरफा सरकार बनाने जा रही है।
मनोज। निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस और कुछ अन्य जो पार्टियां हैं वो एकदम मुतमईन थी कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस इस बार सत्ता में आ सकती है, और तो इस तरीके से अब कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है और चुनाव आयोग और ईवीएम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने निशाना साधा है। तो हमारे संवाददाता अखिलेश जी आपकी आवाज आ रही, कंप्लीट करिए। मनोज, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की जब सुबह काउंटिंग शुरू हुई थी तो उस दौरान मैं करीब 8 बजे के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंचा था। तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सन्नाटा बिखरा हुआ था और किसी तरह की हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। बस मीडिया और कुछ प्रवक्ता ही यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही काउंटिंग करीब 9 बजे तक पहुंची तो कांग्रेस का आंकड़ा 70 पहुंचा और कांग्रेस में ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन 10, सवा 10, साढ़े 10 बजते एक बार फिर बाजी पलटी और बाजी पलटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे बढ़त बनाते हुए आगे निकली और 35-40 होते हुए अब जाके 43 सीटों पर बढ़त बनाई और कांग्रेस 70 को आंकड़ा पार करने के बाद पिछड़ती हुई अब 37 के आसपास टिकी हुई है। वहीं अन्य 6 पर बने हुए हैं। तब कांग्रेस में इस जब सीटों की संख्या का जब उलटफेर शुरू हुआ आंकड़े, तब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी। जयराम रमेश की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो मतगणना हो रही है उनके वोटों की अपडेट नहीं दे रही है, संख्या अपडेट नहीं कर रही है, लगातार वहां पर स्लो दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट वहां बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह के लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप इलेक्शन कमीशन समेत सरकार पर लगाए गए। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनाएगी और बहुमत भी उसको अपने दम पर मिलता नजर आता है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है और इस बार पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है। दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत रुझानों में फिलहाल मिलता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए चुनावी रुझान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर यह बयान सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर बयान सामने आया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जो विजय है तो तमाम दुष्प्रचार के बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने कहा कि ये जो विजय है ये सामान्य विजय नहीं। रुक करते हैं अगली खबर। कहा लखनऊ से अगली खबर, जहां वन मंत्री अरुण सक्सेना ने चलाया है पेड़ बचाओ अभियान। वन मंत्री ने कुकरेल पहुंचकर लगाए गए पेड़ों का निरीक्षण किया है। वन मंत्री
अरुण सक्सेना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मां से बढ़कर कुछ नहीं, पेड़ की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। सभी विभागों को निर्देशित भी किया उन्होंने कि पेड़ों की देखभाल करें। तो पेड़ की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने ये बात कही। वन मंत्री ने कुकरेल पहुंचकर लगाए पेड़ों का निरीक्षण भी किया। वन मंत्री अरुण सक्सेना का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मां से बढ़कर कोई नहीं, पेड़ की देखभाल करना भी हम सबका कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान चलाया था और इस बार 36 करोड़ पौधे जो है 36 करोड़ पौधे लगाए थे और ये वही पेड़ है जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगाए थे। जी एक बड़ा अभियान आज इस बार फिर आप चलाने जा रहे हैं। जी बड़ा अभियान हमने चलाया है 3 अक्टूबर पहले नवदुर्गा से, और हम ये चाहते हैं हमारे जितने पेड़ लगाए गए सभी पनपें, सभी अच्छे रहें। जिन लोगों ने पेड़ लगाया है उन सबसे हमने कहा है पेड़ जाके देखो कि पेड़ सही है या नहीं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं। तो हर एक से हमने कहा है कि आपने उस पेड़ को जो है अपने माँ के नाम लगाया है, एक बार जाके देखो पेड़ सुरक्षित है या नहीं। अगर पेड़ सुरक्षित नहीं है तो वहाँ दूसरा लगा दो और देखो वहाँ पानी है या नहीं है, और जो भी वहाँ पे और सहूलियत दी जा सकती है वो दी जाए और पेड़ हमारे सुरक्षित रहे। ये वही जगह है जहाँ कुकरल, जहाँ पर गंदा नाला एक निकला करता था, लोग गंदगी से परेशान होते थे, यहाँ आने के लिए लोग सोचते थे 4 बार, लेकिन आपने इतना सुंदर बना दिया है। हमने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस जगह को इतना अच्छा बनाया है। हम तो उनके निर्देश को मानते हैं, उनके निर्देश के हिसाब से काम करते हैं। हमारे साथ में वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से इस बार जो पौधे लगाए गए हैं और ये पौधे जो है अकबर नगर में यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये जो तमाम पौधे देख रहे हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कभी आकर के पौधे लगाए थे। और ये जो अभियान था एक पेड़ माँ के नाम का अभियान था, और इस पेड़ में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आज इसका जो है एक पेड़ पेड़ बचाने का जो एक संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है वन मंत्री पहुंचे हुए हैं और एक बार यहाँ पे निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पेड़ जो है वो लगाए गए हैं, उस पेड़ों को देखरेख किस तरीके से की जा रही है। तो तमाम चीजों को देखरेख करने के लिए वो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही साथ में यहाँ पर पहुंच करके निरीक्षण भी करते हुए नजर आए हैं। तो यानी कि जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया था उसी पेड़ को देखने के लिए अब जो है वन मंत्री और जगह जगह टीमें जाएंगी, देखती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन अदित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। पेड़ बचाओ अभियान हमने शुरू किया है और आज हम यहाँ पे अपने द्वारा स्वयं लगाए हुए पेड़ को, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगाए हुए पेड़ को, अपने सहयोगी मंत्री केपी मलिक जी के लगाए हुए पेड़ को देखने आए हैं और इन्हें पानी भी दिया है। उसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं पेड़ों की ग्रोथ अच्छी है, पेड़ों की सुरक्षा है और पेड़ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ जितने पेड़ लगाए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। इस बार के पेड़ माँ के नाम पे लगाए गए हैं और माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। तो इन पेड़ों की अच्छी देखभाल करना हमारी सबकी ड्यूटी है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर जहां कॉलेज जा रही छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया। अपहरणकर्ता ने छात्रा से छेड़छाड़ की, अपहरणकर्ता से छूटकर भागी है पीड़िता ने कृष्णनगर थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर अपहरण व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का पड़ोसी ही निकला है अपहरणकर्ता। कृष्णनगर पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कॉलेज जा रही छात्रा को अपहरण करने की कोशिश की गई। इस दौरान उससे छेड़छाड़ भी की गई है। पीड़िता ने कृष्णनगर थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर अपहरण व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता का पड़ोसी ही निकला है अपहरणकर्ता। तो कृष्णनगर पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से अहम खबर, कॉलेज जा रही छात्रा का अपहरण किया गया है। अपहरणकर्ता ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। अपहरणकर्ता से छूटकर भागी है पीड़िता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार, हरियाणा की जनता
डिप्टी से बात कही, मोदी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, गरीब कल्याण योजनाओं का परिणाम है। ब्रजेश पाठक ने बात कही, भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार बनाएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हरियाणा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा यह जन कल्याण की योजनाओं की जीत है, मोदी जी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये माननीय मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की जीत है, और ये सब जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जन जन तक पहुंची हैं, ये उसका परिणाम है। कहीं न कहीं शुरुआती रुझानों में बीजेपी पीछे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे आवाम को मैं हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। तो सीएम नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरियाणा में चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। तो आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाड़ा की जलेबी की फैक्ट्री, ये तो हाथ अलग से करूंगा। वो लगातार इस प्रकार के मैं बाद में बात करूंगा। बहन जी, मैं अलग स्टेटमेंट तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इस दौरान हरियाणा में जिस तरीके से तीसरी बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिली है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है, हरियाणा की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है उसकी ये जीत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां बलरामपुर में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। विशेष समुदाय के व्यक्ति ने की थी अभद्र टिप्पणी, एक्स पर शिकायत का पुलिस ने संज्ञान लिया है। जांच में सामने आया ट्वीटकर्ता कलाम अंसारी राजस्थान का है। चित्तौड़गढ़ में रहते हुए कलीम ने की अभद्र टिप्पणी। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। तो एक्स पर शिकायत का पुलिस ने संज्ञान लिया है। जांच में सामने आया है कि ट्वीटकर्ता कलाम अंसारी राजस्थान का रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ में रहते हुए कलीम ने यह अभद्र टिप्पणी की है। मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की, आपको बता दें कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
तो लखनऊ से अहम खबर, बलरामपुर में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। विशेष समुदाय के व्यक्ति की थी अभद्र टिप्पणी। तो खबरों में वक्त है खबरें का, जल्द हाजिर होंगे। आप सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। इस बीच मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? नहीं, मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज लोगों को पता है। वो लोग किसी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो चीज जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो है वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं, बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान, उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल है? ये तो कांग्रेस वाले से पूछना पड़ेगा आपको। ने आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन हमसे बात करी थी तब तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में बीजेपी की जीत का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी योजनाओं को दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में वो आपको बता दें वेटिंग बढ़ी है। लखनऊ से चलने वाली 50 ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। दूसरी जगहों को जाने वाली 450 ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। स्पेशल ट्रेनों के चलने की घोषणा का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लखनऊ 29, 30, 31 अक्टूबर को कोई भी टिकट उपलब्ध नहीं है। पंजाब से लखनऊ की ट्रेनों में टिकट का मिलना संभव नहीं है। दीपावली, छठ पूजा के चलते यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पंजाब से लखनऊ की ट्रेनों में टिकट मिलना अब संभव नहीं है। दीपावली, छठ पूजा के चलते यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लगभग सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में आईपीएस का ट्रांसफर हुए हैं। आईजी रेंज वाराणसी बने हैं मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता बनाए गए हैं आईजी रेंज वाराणसी।
मोहित गुप्ता आईजी रेंज वाराणसी बनाए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मोहित गुप्ता को आईजी रेंज वाराणसी बनाया गया है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मोहित गुप्ता को आईजी रेंज वाराणसी बनाया गया है। यूपी में आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ है। जयवीर सिंह ने यह बात कही जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश देता है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने कुंभ दर्शन किए थे। लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आना माना जा रहा है इस बार। इसकी तैयारियों के लिए हम लोगों ने बैठकें भी की हैं। सीएम ने बैठक की और तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। बाल कुंभ, कभी कुंभ, शक्ति कुंभ का आयोजन होगा। इसकी जिम्मेदारी ललित कला एकेडमी को दी गई है। ये मोदी भी 10 दिसंबर के बाद प्रयागराज इनके आने की भी संभावना है। कुंभ को लेकर हम लोग रोड शो भी करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच से अगली खबर है, जहां सड़क पर सपाइयों ने हल्ला बोल किया है। आपको बता दें सपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रशासन पर बाढ़ पीड़ितों को जमीन न देने का आरोप लगा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी जमीन का आवंटन हो ये सपा के द्वारा मांग की गई है। वहीं भेड़िए के हमले में घायल मृतकों को भी सहायता मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी मांग की गई है। भेड़िए सर्च ऑपरेशन में खर्च किए गए धन की जांच होनी चाहिए। 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। तहसील व थानों में हो रहे भ्रष्टाचार बंद होने चाहिए। साथ ही पीड़ितों की तत्काल रिपोर्ट भी लिखी जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सैकड़ों लोग महासी क्षेत्र से आए हैं, जानकी नगर गांव से। घाघरा इनके घरों को काट चुकी है और ये बेघर हो गए हैं। वहां सैकड़ों एकड़ गांव समाज की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन जिला अधिकारी से मिलने के बाद भी जगह नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। एक पैसा भी इन बाढ़ पीड़ितों को कटान हो गया, इनके मकान उजड़ गए, नहीं दिया गया है। इसी तरीके से वहां 60 से अधिक बच्चे भेड़िया के हमले में घायल हो गए हैं और 10 लोग मारे गए हैं। लेकिन जो सरकारी धनराशि सहायता दी जा रही है रहा है, 2 मृतक परिवारों को 1 पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और जो घायल हुए हैं उसमें केवल 1.5 दर्जन लोगों को सरकारी सहायता 5600 रुपया दी गई है, जबकि हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने 25,000 रुपया घायलों को देने का काम किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से अगली अहम खबर, जहां दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों की गाड़ी में आग की घटना सामने आई। मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने जा रहे थे ये दर्शनार्थी। इस दौरान आग की घटना सामने आई। गाड़ी में 8 लोग सवार थे। शॉर्ट सर्किट के कारण गाड़ी में आग लगी। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस आग पर काबू पाया। अदलहाट क्षेत्र के प्रतापपुर टोल प्लाजा के पास की यह घटना है। आग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने जा रहे थे ये सभी दर्शनार्थी। गाड़ी में 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को समय करीब 6:30 बजे सुबह अदलहाट थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो जिसमें करीब 8 दर्शनार्थी सवार थे, जो कि चंदौली से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे, कि तभी प्रतापपुर टोल प्लाजा के पास में गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई। ड्राइवर ने इस बात की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना फायर यूनिट को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया गया। इस प्रकार ड्राइवर की सूचना पर समय रहते बहुत ही कम रिस्पांस टाइम में पुलिस टीम एवं फायर टीम द्वारा इस सूचना को अटेंड किया गया एवं सभी 8 दर्शनार्थियों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। कानून व्यवस्था सामान्य। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से अगली खबर, जहां प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रेमी के घर पर प्रेमिका की मौत हुई है। प्रेमिका के भाई ने हत्या का आरोप लगाया। प्रेमी व उसके घर वालों पर आरोप लगाया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई। रेहड़ थाने के ग्राम उदयपुर का ये पूरा मामला है।
प्रेमिका के भाई ने हत्या का आरोप लगाया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा प्रियांशी पांडे को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनने का सुनहरा अवसर मिला है। डीएम की कुर्सी पर बैठकर प्रियांशी ने न केवल जनता की समस्याएं सुनी बल्कि उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उनके आत्मविश्वास, खुशी की झलक उनके चेहरे पर साफ तौर से देखी जा रही थी। मिशन शक्ति अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा प्रियांशी पांडे को एक दिन के लिए जिलाधिकारी डीएम बनाया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रियांशी ने डीएम की भूमिका निभाई और जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। प्रियांशी ने जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने बताया कि इस अभियान के उद्देश्य छात्राओं को सशक्त बनाना, उन्हें प्रशासनिक कार्यों का अनुभव दिलाना है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी दिशा में प्रशासन ने प्रियांशी को एक अनूठा अवसर प्रदान किया। अपनी कक्षा के टॉपर प्रियांशी ने कहा, डीएम के रूप में काम करना गर्व की बात है। मैं भविष्य में अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ और इसके लिए पढ़ाई में कड़ी मेहनत कर रही हूँ। कैसा लग रहा है एक दिन का कलेक्टर बन गई हैं यहाँ? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत चीज़ें जानी और ये भी जाना कि डीएम सर कैसे कार्य करते हैं और उनके बारे में भी जाना और मुझे यहाँ बैठने पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आपने जन सुनवाई की, पब्लिक से बात की, तो कैसे आपने लोगों को निस्तारा? मैंने लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और फिर उनका निस्तारण किया। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ये मिशन शक्ति योजना चलाई जा रही है, इसके तहत नारियों का इसका उद्देश्य ये है कि नारियों को अपनी क्षमताओं के बारे में पता चले, वो जान सके कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो कोई भी कार्य कर सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, वो अपने आप को पुरुषों की अपेक्षा कम ना समझें। इससे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हम जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर पाएँ और उन लोगों को खुश कर पाएँ। उन लोग अब वो लोग जा सकेंगे, उन लोगों का निस्तारण हो गया, समाधान हो गया उनकी समस्याओं का। तो इस विशेष अवसर पर अन्य छात्राओं को भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गयी। किसी को सीडीओ, किसी को एसडीएम तो किसी को सीएमओ बनाया गया। इन छात्राओं ने भी जनता की समस्याओं को सुना और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों से परिचित कराना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। चित्रकूट के जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने कहा, मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण है। इस पहल के माध्यम से छात्राओं को प्रेरित किया गया है ताकि वे भविष्य में प्रशासनिक पदों पर आसीन होकर समाज की सेवा कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में जो ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, इसमें आज प्रियांशु इसको आपको कलेक्टर बनाया गया है और ताकि एक तो हम महिला सशक्तिकरण के बारे में हम महिलाओं को एक प्रमोट करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए कि उनमें भी सारे अच्छे पोजीशंस को वो लोग कवर कर सकते हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि बच्चियों को हम लोग इतना बोल्ड से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इनको और भी अन्य मीटिंग्स है उसमें भी इन लोगों को बैठाया और कैसे जन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। प्रियांशी पांडे की सफलता से चित्रकूट की अन्य छात्राओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इस पहल से समाज के हर वर्ग में समानता और सशक्तिकरण का संदेश जा रहा है, जिससे बालिकाओं को मनोबल ऊंचा होगा और वे भविष्य में उच्च पदों पर कार्य कर सकेंगी। तो यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर महाराजगंज से है, जहां मिशन शक्ति के तहत महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में जिलाधिकारी अनुनय झा ने कक्षा 10 में जिले की टॉपर निधि यादव को एक दिन का डीएम नामित किया है। एक दिन के लिए डीएम बनी निधि ने जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मियों से पहले परिचय प्राप्त किया। उसके बाद निधि यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए एक प्रकरण का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। एक दिन की डीएम बनी छात्रा निधि ने ग्रामीण विकास, पुलिस, राजस्व सहित कुल 8 प्रकरणों को मौके पर सुना। इसके बाद जिलाधिकारी न्यायालय में राजस्व की फाइलों को भी निधि ने अवलोकन किया। और इस बीच बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बुलंदशहर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज की खबर का बुलंदशहर में बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। दलित महिला की पिटाई करने वाला दिखा दबंग। दबंग पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश अब दिए गए हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बुलंदशहर से ये खबर दिखा रहे हैं आपको। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब एक बार फिर से के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला को दबंग द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हुआ था और इस खबर को पुलिस आपको बता दें के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और दबंग पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस उस दबंग की अब तलाश में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ मारपीट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीडियो कल का है। इस वीडियो के वायरल होने से पहले ही जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो थाना अहमदगढ़ पर पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था 244/24। यह घटना जो है ग्राम जगदीशपुर थाना अहमदगढ़ की थी। FIR पंजीकृत कर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें करी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोमवार को कनोडिया बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की टॉपर छात्रा वैष्णवी शुक्ला को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। अफसर बनी वैष्णवी शुक्ला ने लोगों की शिकायत सुनी, साथ ही शिकायतों के निस्तारण का निर्देश भी दिया। एक दिन की डीएम ने शहर में साफ सफाई के भी निर्देश दिए। बोली महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, उनमें जागरूकता की कमी है। कलकत्ता की घटना केवल वहीं तक सीमित होकर रह गई। अब तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। इस दौरान जिले के बड़े अधिकारियों की कुर्सी के बगल में ही उस बालिका की कुर्सी के बगल में खड़े रहे। शुक्ला की बात है, ये रोल मॉडल है और हजारों बेटियां इनको देख के सीखेंगी, अवेयर होंगी, पढ़ने के प्रति, समाज के कुछ करने के प्रति जागरूक होंगी। और देखिए नारी शक्ति तो हमारे सामने बैठी है। 2 अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी और डिप्टी डायरेक्टर फिशरी, देखिए ये भी नारी है। तो नारियां कहीं कम नहीं है, हर एक फील्ड में है, चाहे डिफेंस का फील्ड हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, जुडिशरी हो, आपके प्रेस में भी तमाम बहुत सीनियर लेवल पे जो है नारियां हैं। तो ऐसा नहीं है, बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और ये कदम मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब बेटियां बढ़ चढ़ के हर एक क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं और अच्छा करेंगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बलरामपुर से है, जहां राप्ती नदी के किनारे बसे कुंडाओ, बोंदीहार और गोनकोट गांव को हर वर्ष राप्ती नदी के कहर का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष आने वाली बाढ़ इन गांवों का सब कुछ छीनकर दर्जनों लोगों को बेघर कर जाती है, लेकिन प्रशासन इन गांवों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाती है जिससे इन गांवों को होने वाले नुकसान से राहत मिल सके। प्रशासन सिर्फ कागजी दावे करता है। ग्रामीणों की इन समस्याओं को देखते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता और हमेशा कमजोरों की आवाज उठाने वाले इकबाल अहमद ने इन गांवों को बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली और कोर्ट से गुहार लगाई। वहीं कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने खानापूर्ति करते हुए टेम्परेरी कार्य करते हुए कटान क्षेत्र में मिट्टी की बोरियां डलवाई जो एक ही बरसात में बह गई, जिसके बाद अधिवक्ता इकबाल अहमद ने फिर कोर्ट से स्थायी समाधान करवाने की मांग की जिससे कि इन गांवों को बचाया जा सके। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बलरामपुर डीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारी को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और स्थायी समाधान करने को कहा। वहीं कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राहत आपदा के डायरेक्टर को भी कोर्ट में पेश करने का सुझाव निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि अधिवक्ता इकबाल अहमद के प्रयास कब तक रंग लाते हैं। इन गांवों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से स्थायी समाधान कब तक मिलता है।
अगली अहम खबर हमीरपुर से है, जहां एक किराना व्यापारी की बीती रात हत्या कर 100 को गांव से कुछ दूरी पर एक नलकूप के टैंक में फेंक दिया गया। ऊपर से लकड़ी भी डाल दी गई। सवेरे व्यापारी के पिता जब उसे खोजने निकले तो पहले बाइक और फिर कुछ देर बाद टैंक से 100 मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की सुनवाई में जुट गई। जब मैं सुबह चला बच्चे को देखने तो खेत में मोटरसाइकिल पड़ी थी। अभी हत्या की गई, किसी ने हत्या कर दी। अब बता नहीं सकता किसने हत्या की, क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, किसी से बुराई थी? किसी से बुराई भी नहीं थी। हमारी बच्चा की हो पर्सनल को उसकी बुराई तो नहीं बता सकता। हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो मोटरसाइकिल यहाँ पड़ी मिली हमको और यहाँ पे बहुत सारा खून डला था और डंडा डले थे। उसके बाद पापा को वहाँ पे किसी ने पता नहीं किसी ने डाल दिया मार के उसको। स्थानीय लोगों से जरिए दूरभाष जरिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव पवई में भूप सिंह राजपूत के खेत में ट्यूबवेल होज में प्रदीप गुप्ता उम्र करीब 45 वर्ष का शव मिला है। मृतक शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उपस्थित स्थानीय लोगों व मृतक के पिता से बातचीत के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृतक के शराबी दोस्तों के द्वारा अज्ञात कारणों से घटना को अंजाम दिया गया होगा। घटना के सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और अब स्थिति ये है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे। और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिलाया। तो ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप गोली फेंको, इधर गोला फेंकेगा, मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे। 130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो हो सकता है। आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी एक मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे कृषि मंत्री जी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। किसी को मकान चाहिए तो कमी नहीं आएगी, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए आपका सर्वे और प्लानिंग है, जोरदार तालियां बजाइए। आज यहाँ लोकार्पित हुआ है। सागर, धार, बड़वानी, देवास, शिवपुरी, राजगढ़ हमारी फूड इंडस्ट्रियों का आज यहीं से लोकार्पण हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। और सिंगरौली में तो कोदो कुटकी का भी आज इकाई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने की बात कही और प्रदेश सरकार की भी उपलब्धियां गिनाई। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का